हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट शुभेंदु में। तो मुंबई पल्टन ने दुनिया हिला दिया है और किसकी दुनिया हिलाई है वो है आरसीबी की, क्योंकि आरसीबी को हटा के वो कर चुके हैं क्वालिफाई। और अभी आप देखो कि शायद मुंबई इंडियंस मतलब उनके कैंप में आप देखो जो एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो इस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, पिछले साल की याद आ गई जब आरसीबी की पूरी टीम बैठी हुई थी। दिल्ली और मुंबई का शायद मैच था और मुंबई की जीत पे वो खुश हो रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली बाहर हो गई थी और आरसीबी क्वालिफाई कर गई थी। तो ऐसे में एक तरह से इस साल अलग ही हुआ है कि मुंबई इंडियंस की पूरी टीम बैठ के देख रही थी और आरसीबी की हार की एक तरह से उम्मीद कर रही थी कि आप आरसीबी हार जाए तो हम क्वालिफाई कर जाए। तो रिजल्ट उनके फेवर में ही गया है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें उनको कंट्रोल में करनी थी कि अपना जो आखिरी मैच था उसको जीतना था, क्योंकि अगर वो मैच वो जीतते नहीं तब वो बाहर हो जाते, फिर राजस्थान एक तरह से प्ले में आ जाता। लेकिन खैर उन्होंने भी बढ़िया काम किया। कैमरन ग्रीन जिन्होंने शतक जड़ा है, 201 रन का पीछा कर रहे थे एसआरएच के अगेंस्ट, आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर था मुंबई के ऊपर। लेकिन वानखेड़े के ग्राउंड पे ऊपर आप इस सीज़न भी देखो या कभी भी आप देखो 200 का रन बहुत बड़ा होता नहीं है, और स्पेशली जब आप सनराइज हैदराबाद जो कि इस वक्त की सबसे कमज़ोर टीम है इस आईपीएल में, उससे खेल रहे हो, लो ऑन कॉन्फिडेंस थे और उसी का फ़ायदा एक तरह से मुंबई ने उठाया है। बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि आरसीबी के नेट रन रेट के ऊपर जाना है या और भी कुछ करना है, क्योंकि सपोज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, और वही चीज़ अगर देखो मुंबई बाद में खेल रही होती और आरसीबी पहले जीत जाती, तो यही अगर 200 का एक तरह से पीछा करना होता तो शायद टास्क रहता है कि आप इसको 12-13 ओवर में कंप्लीट करो। तो मुंबई इंडियंस के लिए उस डेफिनेटली उस चीज़ के लिए वो जाते। हो सकता है उसमें हार भी जाते, लेकिन उसी चीज़ को वो कोशिश करते क्योंकि वो ही एक तरीके से उनके पास लास्ट ऑप्शन होता। बट क्योंकि उनको पता था कि रात के मैच में कुछ भी हो सकता है, गुजरात जीत सकती है, बरसात की वजह से मैच ड्रॉ भी हो सकता है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमें मैच जीतना है। तो दो रिजल्ट जो कि वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि आरसीबी जीत जाएगी तो हम बाहर हो जाएंगे एनआरआर पे, तो हम अपने एनआरआर को बहुत ज़्यादा आगे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आगे के लिए नहीं सोचा, सिंपल सोचा मैच जीतना है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम मैच जीतेंगे, बाकी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें में हमारे फेवर में आ जाए, और वही हुआ है। मतलब मुंबई के जो फैंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में एंटर करेगी। इनफैक्ट सीएसके के फैन भी, जो मैं भी हूँ, तो याद करिए जब प्रीव्यू कर रहे थे दोनों टीमों के बारे में बताया था कि बहुत मुश्किल होगा, बट दोनों ही टीमों ने सरप्राइज़ किया है, स्पेशली मुंबई इंडियंस, क्योंकि फिर भी आप सीएसके का मानोगे कि फिर भी आप देखोगे स्टार्टिंग से उस हिसाब से उनका रहा था कि अच्छा खेला था, बट मुंबई ने बाद में पिक किया और स्पेशली उनकी बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा हल्की है। और कल भी आप देखो 200 रन पड़वा दिया, बट उसको उनके जो बैटिंग थे उसने बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। इनफैक्ट हर एक मैच में जब भी वो वानखेड़े पे चेस कर रहे हैं, एक तरीके से आसान से रन चेस कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मैच हुआ है। तो मतलब कि मुंबई इंडियंस एम आई पल्टन तो रेडी है 6th आईपीएल ट्रॉफी के लिए, लेकिन अब उनको थोड़ा सा प्लेऑफ में पहुंच गए तो थोड़ा सा हार्ड टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइनल जीतना है लगातार 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, एलिमिनेटर फिर क्वालिफायर 2 होकर उनको फाइनल में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन सीएसके के लिए थोड़ा सा बेहतर कहेंगे, क्योंकि क्वालिफायर 1 में खेल रहे हैं, तो अगर जीत गए तो डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे फाइनल में, और अगर हार गए तो फिर क्वालिफायर 2 में एक और भी मौका मिलेगा। लेकिन वही चीज़ देखो, बड़े टीमों की खासियत यही होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप उनको खामोश नहीं कर सकते। सीएसके के लिए देखो कि वो लगातार 2 सीज़न में फेल नहीं हुए हैं। 2020 में बाहर हुए, 2021 में कमबैक किया ट्रॉफी के साथ, 2022 में बाहर हुए और 2023 में उन्होंने एंट्री कर ली है प्लेऑफ में। मुंबई के लिए थोड़ा सा कहेंगे कि 2019 और 20 में जीते, लेकिन 21-22 फेल हुए, लेकिन यहाँ पे 23 पे दोबारा से एंटर कर लिया। और पिछले साल में से फ़र्क क्या है आप देखो कि वही गुजरात टॉप पे है, लखनऊ भी एलिमिनेटर खेल रही है, लेकिन पिछले साल उनके साथ आप देखो राजस्थान और बैंगलोर क्वालिफाई हुई थी, जो कि इस सीज़न आप देखो दोनों बाहर हो चुके हैं। 5th और 6th प्लेस है, राजस्थान 5 पे और बैंगलोर 6 पे है, और जो नंबर 9-10 की टीम थी उसने छलांग लगा के टॉप 2 एक तरह से टॉप 4 में एंटर कर लिया है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आई थिंक दोनों बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए, और वो उस वजह से और भी खास बनती है, स्पेशली जिस तरह से जो यंग टैलेंट्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही पुरानी टीम है, फिर भी आप सीएसके के पास बोलोगे कि सीएसके के पास बैटिंग में एक्सपीरियंस है, कॉनवे है उनके पास, अंबती रायडू हो गए, मोइन अली हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, वो सब एक्सपीरियंस प्लेयर है, जडेजा हो गए, धोनी हो गए। हाँ, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ या शिवम दुबे बोलोगे, 1-2 नए खिलाड़ी हैं। अदरवाइज देखो मुंबई इंडियंस वो कम्प्लीटली आप देखो वहाँ पे नियाल वडेरा, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, इवन आप तिलक वर्मा का याद करो, स्टिस्टन स्टब्स भी 1-2 मैचेस खेले हैं, तो वो
सारे के सारे यंग बैटर हैं और स्पेशली उनकी बॉलिंग लाइनअप देखो, जहाँ पे नो बुमराह नो जोफ्रा आर्चर, उसके बावजूद इतना अच्छा किया है। तो तारीफ बनती है मुंबई इंडियंस की, और साथ ही साथ CSK की ऑलरेडी हमने तारीफ कर दी है। तो होप करेंगे, मतलब अब तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड हैं CSK और MI के फाइनल के लिए। मतलब ट्रॉफी कोई भी जीते, ऑब्वियसली हम चाहेंगे CSK जीते, जो MI के फैंस है चाहेंगे वो 6 ट्रॉफी जीते। लेकिन अब तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि MS धोनी का हो सकता है आखिर सीज़न, तो वन लास्ट टाइम एक बड़ा एल क्लासिको का मैच हो। पता नहीं आगे किस तरह से चेन्नई की टीम खेलेगी MS धोनी के बाद, अगर वो नहीं रहते हैं एक तरीके से एज ए कैप्टन, या फिर हो सकता है कि मुंबई इंडियंस में आप देखो कि रोहित शर्मा के आगे मुंबई इंडियंस देखे कि समवन यंग टैलेंट में भी सूर्य कुमार यादव हो गया, या तिलक वर्मा की तरफ देखे एज कैप्टनसी मटेरियल। तो उम्मीद करेंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक वही दोनों है, रोहित शर्मा और MS धोनी, जो कि आमने सामने आएंगे। कहाँ पे आ सकते हैं कि इस एलिमिनेटर में तो नहीं आएंगे, क्वालिफायर 2 में आ सकते हैं, या फिर फाइनल में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या पूरे मैच के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो SRH और MI कल उतरी दोपहर को, मैच था वानखेड़े पे, और SRH के लिए नथिंग टू लूज़ था। उनको सिर्फ एक पार्टी स्पॉइल करनी थी मुंबई इंडियंस की। उनको पता था मुंबई हारेगी तो बाहर है, लेकिन मुंबई के लिए मस्ट विन सिचुएशन था। तो ऐसे में अगर आप देखो कि हैदराबाद पहले बैटिंग करते हैं और ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, कुछ चेंजेस यहाँ पे भी करते हैं। विवरांत शर्मा को अंदर लेके आते हैं, जो जिनसे ओपन कराते हैं। फिर आप देखो कि बॉलिंग में भी देखो उमरान मलिक को खिलाते हैं, एक दो और चेंजेस भी करते हैं। और स्टार्ट देखो बहुत ही बढ़िया हुई उनकी बैटिंग से। विवरांत शर्मा और मयंक अग्रवाल फर्स्ट टाइम आप देखो बढ़िया बैटिंग किया है मयंक ने। 83 किए हैं 46 बॉलों में, 8 चौके और 4 छक्कों के बदौलत। और विवरांत शर्मा ने भी, उन्होंने अच्छा ही किया है, 69 फ्रॉम 47, 9 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो ये जम्मू के जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया किया है। बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। स्पेशली पता नहीं मयंक अग्रवाल ने इस पारी के साथ क्या अपनी एक तरीके से जो पोजीशन है SRH में बचा ली है, वो पता नहीं, बट एक अच्छी इनिंग्स अंत में खेली। हेनरी क्लासन को ऊपर भेज दिया था क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप हुई, बट हेनरी क्लासन आज फेल हुए हैं। 13 में 18 हैं, 2 चौके मारे हैं, लेकिन उसके बाद देखो कुछ खास फिनिश हुआ नहीं। ग्लेन फिलिप्स 1 रन है 4 बॉलों में, कप्तान माकरम 13 नॉट आउट है 7 बॉलों में, हैरी ब्रुक 0 पे है, और सनवीर सिंह जो ऑलराउंडर है उन्होंने भी 4 रन किए हैं। तो इसी तरीके से एक तरह से इनिंग्स चला, और दोनों ही जो ओपनर थे उनकी पारी के बदौलत SRH ने 200 रन खड़े किए 5 विकेट के नुकसान पर। बट जैसा कि कहा कि वानखेड़े के सरफेस के ऊपर ये टोटल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं है, और स्पेशली जब सामने मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप हो जिसने 200 तो बहुत ही आराम से चेज़ किए इस सीज़न में। आई थिंक सबसे हाईएस्ट टाइम इन्होंने 200 क्रॉस किया इस सीज़न में, 5 या 6 दफ़ा है। आई थिंक 6 दफ़ा होगा, चेन्नई का भी 5 दफ़ा है और मुंबई का शायद 6 दफ़ा है जब उन्होंने 200 क्रॉस किया इस सीज़न में। तो अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली देखो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक ही 2 गेंदबाज होते हैं जिनसे ऊपर आप उम्मीद कर सकते हो, बाकी गेंदबाज तो पिटते ही रहते हैं। वरेंड ऑफ 3 में 36 पड़े हैं, कैमरन ग्रीन को सिर्फ एक ही ओवर करवाए जिसमें उनको 2 रन पड़े हैं। क्रिस जॉर्डन 4 में 42 रन है, 1 विकेट है, और ये भी एक थोड़ा सा मिस्ट्री है कि क्रिस जॉर्डन को क्यों बार बार खिला रहे हैं। शायद उनकी जो डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है उसी वजह से वो खिला रहे हैं, बट वो हमेशा ही पिटते रहते हैं। आकाश मधवाल स्टार रहे हैं बॉलिंग से, जिन्होंने 4 विकेट लिया है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, यॉर्कर बढ़िया एग्जीक्यूट करते हैं। तो उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देके 4 आउट किया है। बाकी स्पिनरों का हाल थोड़ा सा ख़राब था, पीयूष चावला को 4 में 39 पड़े और उतने ही रन कुमार कार्तिक को पड़े। और ये जो 39 रन है ये काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि कल के दिन आई थिंक गुजरात के भी जो 3 गेंदबाज थे, शमी, यश दयाल और एक और गेंदबाज थे नूर अहमद, उनको 39 रन पड़े थे। और ये जो 2 गेंदबाज है दिन में, इनको भी 39 पड़े हैं। तो ये थी मुंबई की बॉलिंग और हैदराबाद की बैटिंग जो फर्स्ट इनिंग्स में थी। और बाकी देखो 201 रन का चेस करना था मुंबई को, और ऑब्वियसली उसमें अब देखो कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट कुछ टारगेट ज़रूर होगा कि इतने ओवर में चेस कर दीजिए तो आप RCB के NRR से ऊपर चले जाएंगे। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही मुश्किल टास्क होता। तो ऐसे में मुंबई ने यही सोचा कि आराम से मैच जीतते हैं और 16 पॉइंट अर्जित करते हैं, फिर रेस्ट छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर और गुजरात टाइटंस के ऊपर। तो देखो जो मुंबई ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट ठीक ठाक कहेंगे वो था। ईशान किशन और आप रोहित शर्मा आप देखो, बट ईशान किशन जल्दी आउट हुए हैं, 14 रन है 12 बॉलों में,
एक चौका और एक छक्का मारा है। बट रोहित शर्मा थोड़ा सा इनिशियली लगा कि थोड़ा सा वापस स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आज उन्होंने एक सोच के आए थे कि एक अच्छी इनिंग्स खेलनी है, तो उन्होंने बढ़िया इनिंग्स खेली है। 37 बॉल में 56 रन है, 8 चौके और एक छक्का मारा है। मतलब इससे भी बेहतर रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशन है, बट एटलीस्ट बड़े मौके के ऊपर उन्होंने अच्छा रन किया है। और क्योंकि अब प्लेऑफ में एंटर कर चुके हैं तो उम्मीदें होगी कि इससे और भी बेहतर करेंगे। लेकिन जो स्टार रहे मुंबई के लिए वो रहे कैमरन ग्रीन। आप देखो ये पास्ट में भी रहा है कि 3 नंबर पे आके उन्होंने अच्छा भी किया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही था कि हमारा कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है उसको आप मैक्सिमाइज़ करो। जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, और सूर्य कुमार यादव को हमने देखा था कि जब वो नंबर 3 पे आ रहे थे वो किस तरह से खेल रहे थे। कैमरन ग्रीन ने भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन बट शायद एक जो चीज़ शायद वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा एमआई ने कि कैमरन ग्रीन जब नीचे खेल रहे हैं नंबर 5 या 6 पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको मैक्सिमम तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं उस पोजीशन के ऊपर। उसी वजह से शायद ये सोचा कि शायद सूर्य कुमार यादव जिस भी पोजीशन पे आएंगे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, कहीं पे भी भेजे वो एक तरह से सफल होंगे। बट वो चीज़ कैमरन ग्रीन के साथ नहीं है, उसी वजह से उनको दोबारा से नंबर 3 भेज दिया है। और उन्होंने इस बार आई थिंक बढ़िया तरीके से काम किया है। कल कुल मिला के 3 शतक जड़े गए हैं। विराट का शतक था, फिर गिल का शतक आया है, लेकिन सबसे पहला शतक कैमरन ग्रीन ने जड़ा है। ऑलरेडी 8 शतक हो चुके हैं इस सीज़न में, मुझे लगा कि अब आगे शायद नहीं होगा, और मतलब लेकिन उसके बाद भी देखो कल के दिन पे 3 शतक आ गए। और सबसे फर्स्ट जो 100 मारा है वो कैमरन ग्रीन ने कल ही मारा है। 47 बॉलों में 100 रन है, 8 चौके और 8 छक्के मारे हैं बराबर, और एक तरह से तोड़ के रख दिया हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप को। और अंत में सूर्य कुमार यादव भी नॉट आउट हैं, 16 में 25 है। और अंत में भी बहुत अच्छा हो रहा था कि हो सकता है कि एक ओवर पहले वो जीत जाते, बट वहाँ पे सिंगल चल रहा था ताकि एक तरह से कैमरन ग्रीन अपना 100 पूरा कर सके। तो 2 ओवर अभी भी बाकी थे, तो मैच जीत लिया है और बढ़िया एक तरह से रन चेस कंप्लीट कर लिया है मुंबई इंडियंस ने। और बॉलिंग की बात करें हैदराबाद की, तो भुवनेश्वर कुमार अच्छा स्पेल था, 4 में 26 दिए हैं, 1 आउट किया है। नीतीश रेड्डी को खिला रहे थे, 3 में 35 रन पड़े हैं, महंगे साबित हुए हैं। मयंक डागर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और उनका भी एक तरीके से एक वक्त पे उनको देख के लगता है कि जैसे विराट कोहली बॉलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लगता है जैसे कार्बन कॉपी है। 4 ओवर में 37 रन दे के 1 आउट किया है। 2.5 ओवर में 41 रन पड़े हैं कार्तिक त्यागी को, तो बहुत महंगे साबित हुए हैं। उमरान मलिक को भी 3 में 41 पड़े हैं, 1 में 19 पड़े हैं विभ्रांत शर्मा को, और एडन माकरम जिन्होंने 1 ही बॉल किया है, 1 रन दिया है। और उसमें भी एक देखो जो मुंबई के बैटिंग के वक्त एक खास चीज़ ये रही कि हैदराबाद की टीम मुंबई को गिफ्ट दे रही थी, और रोहित शर्मा को उनके 2 कैचेस छोड़ दिए थे। एक तो स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया और बाद में भी एक कैच छोड़ा है, और शायद शनबीर सिंह थे फील्डर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट अगर किसी भी मोमेंट पे किसी भी मैच के अंदर आप कैच छोड़े हो तो वही है कि कैच मिस तो मैच मिस जो हम अक्सर कहते हैं, तो वही था। और रोहित शर्मा ऐसे बड़े प्लेयर का कैच आप छोड़ नहीं सकते। जो भी कुछ होप रहती है एक तरह से, अगर वो 1-2 कैच पकड़ लेते तो शायद वो हो सकता है कि बन सकती थी हैदराबाद के लिए, बट वो भी नहीं रहा। और हैदराबाद अगर देखो पिछले 2 मैचेस में उनका यही रहा है कि मैच जीतने से ज़्यादा उन्होंने ये देखा है कि कौन से वो प्लेयर उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे दे, ताकि नेक्स्ट सीज़न के लिए हम देख सकें कि किन को रिलीज़ करना है, किन को रिटेन करना है। उसी चक्कर में आप देखो बॉलिंग को बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया था, बैटिंग को प्रॉपर रखा था, बट बॉलिंग बहुत ज़्यादा हल्की थी। और उसी का फ़ायदा एक तरह से आरसीबी ने पिछले मैच में उठाया और इस मैच में मुंबई ने उठाया है। तो मतलब फिर भी ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद अगले सीज़न जब आएंगे, हो सकता है कि एक और कप्तान चेंज हो गया हो सकता है कि 12-13 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, तो एक न्यू लुक आपको हैदराबाद दिख सकती है। बट वो तो काफ़ी टीमों के साथ भी हो सकता है। लेकिन मुंबई के लिए कहें, जो उन्होंने एक तरह से तैयारी की थी पिछले सीज़न में, एक तरह से आइडिया आ गया था कि ये टीम जब जोफ्रा आर्चर इंजरी थे तब भी उनको एक तरह से ख़रीदा, कुछ बहुत सारे यंग टैलेंट्स पे लिया, बहुत ज़्यादा एक तरह से सोचा नहीं कि इस सीज़न क्या करना है, तो कहीं ना कहीं वो आगे की तैयारी कर रहे थे। और वो आगे की तैयारी अब दिख रही है कि समवन लाइक तिलक वर्मा 2 सीज़न हो गए, नेहाल वडेरा का ये सीज़न, और फिर कुमार कार्तिकेय को आप देखो, एक और आकाश मधवाल हो गए, अर्जुन तेंदुलकर को भी 1-2 मैचेस हमने देखा कि बहुत उन्होंने भी अच्छा किया है, तो वो दिख रहा है। और साथ ही रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव तो रेगुलर कर रहे हैं। कैमरन ग्रीन भी एक तरह से उनको सुपरस्टार मिल चुका है, और टिम डेविड एज फिनिशर। तो मुंबई इंडियंस रेडी है और वो तैयार है एक तरीके से 6ठे आईपीएल ट्रॉफी को एक तरह से उठाने के लिए। लेकिन वो थोड़ा सा अभी भी मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर हैदराबाद की बात करें, बहुत ही ख़राब सीज़न रहा है, जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस पिछले सीज़न में, क्योंकि मुंबई और चेन्नई ने भी शायद 4 मैचेस जीते थे, दोनों ने 8-8 पॉइंट के साथ खत्म किया था, और उसी 8 पॉइंट के साथ एक तरह से हैदराबाद ने फिनिश किया है।
और हैदराबाद की टीम जो टू बी ऑनेस्ट पिछले अगर कुछ सीज़न हम देखें, आई थिंक जो उनकी टीम थी 2018 में रनर्स अप रहे हैं, 19 में क्वालिफाई किया था, 20 में भी प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, बट पिछले 3 सीज़न 21, 22 और 23 अगर कहें, 21 में चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, जो डेविड वार्नर वाला किस्सा था। फिर राशिद खान को भी उन्होंने रिटेन नहीं किया। बाद में अब देखो कि 2022 इतना ख़राब गया कि केन विलियमसन को भी रिलीज़ करना पड़ा, और उसके बाद देखो तो ये टीम बहुत ज़्यादा हल्की खेल रही है। बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी हुआ करती थी और एटलीस्ट कंसिस्टेंस थे। आई थिंक 2016, 17, 18 के दौरान आप याद करो, रेगुलरली फीचर कर रहे थे टॉप 4 में। 16 में चैंपियन भी बने थे आरसीबी को हरा के। बट अभी लग रहा है कि जैसे इनका हालत भी वही हो गया है जो पंजाब, केकेआर, इवन राजस्थान का भी सम टाइम रहता है, तो वही बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे अगले सीज़न अच्छा है। बाकी मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में अब लखनऊ के साथ खेलेंगी। बहुत ज़्यादा वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि बैंगलोर जीत जाए और लखनऊ और बैंगलोर का एक बार फिर से भिड़ंत हो जाए, लेकिन मुंबई जी एक तरह से क्वालिफाई कर चुकी है। और जिस तरह से लखनऊ ने भी मुंबई को एक मैच हराया था, जो पिछला मैच खेले थे, मतलब ये जो प्ले ऑफ है ना, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर 1 में चेन्नई और जीटी खेलेंगी, और चेन्नई अभी तक जीटी से नहीं जीती है। 3 मैचेस खेले हैं 2 सीज़न में, तीनों हारे हैं। दूसरी तरफ एलिमिनेटर में लखनऊ और मुंबई खेलेंगे, जहां पे लखनऊ ने तीनों मैचेस हराए हैं मुंबई को 2 सीज़न में। तो बढ़िया मैच होने वाला है, जिसमें ऑब्वियसली गुजरात और लखनऊ चाहेंगे कि जो अपना एक तरीके से जो उन्होंने एक तरीके से प्रेशर क्रिएट किया हुआ है 2 बड़ी टीमों के ऊपर, उसको बरकरार रखें। हालांकि जो दूसरा एक तरह से बैटल है वो अलग ही रहा है। मुंबई ने गुजरात को हराया हुआ है और चेन्नई ने लखनऊ को हराया हुआ है, तो वो बैटल भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपस में जब एक बार फिर से भिड़ेंगी तो बहुत ही कमाल का होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ये कि मुंबई चेन्नई फाइनल हो जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आप राय रखिए कि कौन से 2 टीमें फाइनल में जाएंगी यहाँ से, और कौन सी टीम ट्रॉफी जीत सकती है। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए हर एक वीडियो, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु ओडिया में कंटेंट है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज का दिन ब्रेक है। क्योंकि ऑब्वियसली 6 टीमें आप देखो कि बाहर हो चुकी है, 4 टीमें एंटर कर चुकी है, और कल से प्ले ऑफ है। 23 को क्वालिफायर है, फिर 26 को एलिमिनेटर है, दोनों चेन्नई में होने हैं। फिर एक दिन का गैप आई थिंक 25 में है। फिर 26 को क्वालिफायर 2 होना है अहमदाबाद में, और फिर 28 को संडे को होना है फाइनल मैच, जो कि भी अहमदाबाद में ही होगा। तो खैर देखते हैं कौन सी टीम चैंपियन होती है। तो अगले आप देखो कि इसके बाद अब WTC की तैयारी होनी है। वो भी आई थिंक एक खबर आया था कि 3 फेजेस में टीमें, जो इंडियन टीम जो कि प्लेयर्स है वो यूके के लिए रवाना हो गए, इंग्लैंड के लिए, क्योंकि WTC का फाइनल है। और जो भी आई थिंक, जैसा कि रोहित शर्मा ने भी कहा था कि जो भी 6 टीमें बाहर हो जाएंगी, उनके से जो प्लेयर हैं जो कि WTC के बाउंड प्लेयर हैं, टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं इंडिया के लिए, वो अब ट्रैवल करेंगे। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में कि कौन से प्लेयर जो कि वो ईयरली एक तरीके से यूके की फ़्लाइट लेंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।